हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए जो इतिहास विषय है उसकी हम लगभग अंतिम कगार तक पहुंच चुके हैं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये भारत का आज अंतिम जो है बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अंतिम अखिल भारतीय आंदोलन था। और इसका परिणाम ये हुआ कि इसके बाद जो है सीधे स्वतंत्रता की ओर क्या हो गए, अग्रसर हो गए। तो आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक आंदोलन की, जो कि एक निर्णायक आंदोलन था। अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं। इसका संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे और आपको जिस तरीके से समझाएंगे, मेरा अनुभव है कि आप जो है बेहतर तरीके से चीज़ें समझ पाएंगे, चाहे कभी समझा हो या ना समझा हो। तो पहले हम इसका क्या बनेंगे, एक बढ़िया सा बैकग्राउंड बनाएंगे, यानी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे इसकी। इसके बाद ही क्या करेंगे, अपन प्रश्न हल करेंगे। तो विस्तृत रूप से इसका समाधान होगा। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के माइंड मैप और जो है आपको रामबाण जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें हर स्लाइड में जो है आपको 5 फैक्ट दिए जाएंगे, जो कि परीक्षा के लिए क्या होने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये अपने रिवीजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो समय ना जाया करते हुए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो मैं कहूँगा भाई भटकना बंद कर दीजिएगा। आप एक जगह जो स्थायी हो जाइए, कहीं भी हो जाइएगा। सब कोई जो है क्या करता है, लगभग अपनी क्षमताओं के हिसाब से जो थोड़ा मोड़ा अंतर को यदि मान लिया जाए तो लगभग हर कोई जो है बेस्ट पढ़ाता होता है। तो आप जो है अगर भटकेंगे यहाँ वहाँ पर तो इसका जो है अच्छा नहीं है ये आपके लिए। इसमें जो पूरा नहीं आप कर पाएंगे। बड़े सिलेबस में ज़रूरत होता है कि एक लोग का हाथ पकड़ लीजिएगा और उसी के पीछे चलिएगा जो आपसे ज़्यादा अनुभवी हो। तो चलें अपन जो है शुरुआत करते हैं, देखते हैं चीज़ों को। पहले क्या करेंगे, अपना बैकग्राउंड बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो ये PDF में जो है आप देख लीजिएगा। और मैं जो है, चूँकि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मिट जाता है, तो वही चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं, तो मैं अपने तरीके से लिख करके आपको समझाता हूँ। और अब जो है यहाँ पर ये लिखी लिखाई आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मुख्य बातें लिखी हुई हैं कि ये क्यों हुआ था, तो कारण दिया हुआ है क्रिप्स मिशन की विफलता, बढ़ती महंगाई, जापानी आक्रमण का भय। और 8 अगस्त 1942 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। बम्बई के ग्वालियर टैंक से होती है। करो या मरो का इसमें गांधी जी नारा देते हैं। ऑपरेशन 0 आवर जो है इसमें शुरू किया जाता है। और समांतर सरकारें बनाई जाती हैं। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में, तामलुक में है जातीय सरकार बनती है। ऐसे ये बनाई जाती हैं और बहुत सारी बातें हम सभी की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए तो अपना जो है सबसे पहले बैकग्राउंड समझने का कार्य करते हैं। एक जगह हमें चाहिए खाली स्पेस। खाली स्पेस मुझे लगता है हमें बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा ध्यान से भाई, समझिएगा। पहले ही बता दूँ, अगर समय ना हो, आप ना दे पाना हो, मुझे जो है 1 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा भारत छोड़ो आंदोलन समझाने के लिए। अंतिम आंदोलन है। अभी तक जो है हम लगभग 60-70 घंटे चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें जो है हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके बाद 2 या 3 क्लासें और होंगी, 4 क्लासें होंगी। एक क्लास में भी आज़ाद हिंद फौज करेंगे अपन, और एक क्लास में जो है संवैधानिक विकास करेंगे। तो कल का दिन तो है ये, और शायद परसों के दिन अपन जो है समाप्त कर देंगे। तो चलिएगा चीज़ें देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन चलने वाले, तो महात्मा गांधी जो जीवन पर्यंत क्या करते थे, अहिंसा का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। अहिंसा का समर्थन कर रहे थे। आज उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर दूं ऐसा, तो अंत में वह ऐसा नारा देते हैं, करो या मरो। क्या मतलब है इसका, जीवन भर जो व्यक्ति अहिंसा व्रत को धारण करता था, अपने अंतिम आंदोलन में क्या कहता है, करो या मरो की बात करता है। तो भाई ये कहीं ना कहीं क्या है, मर दो या मार दो या मर जाओ। तो ये हिंसा का ही एक प्रकार का, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो गांधी जी नहीं कहा था कि हिंसा करो, किसी की भी हत्या करो, लेकिन इन शब्दों को अगर गहराई से समझोगे तो इसका मतलब ही होता है। तो ये नारा गांधी जी द्वारा कब दिया गया था, अंतिम समय पर दिया गया। मैं वो माहौल तैयार कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको मैं समझाने में सफल नहीं हुआ तो मैं अपना अनुभव बेकार मान लूँगा। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अपन बात करते हैं।
पहली बात है, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि आखिर ये आंदोलन तैयार कैसे होता है, अपन पृष्ठभूमि इसकी देखेंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि ये जो मैं लिख रहा हूँ, पहले बता दूँ, लिखा हुआ मेरा नहीं मिलेगा आपको PDF के रूप में, और जो कंटेंट दिया हुआ है वो सब PDF में मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, आप जो है चाहें तो यूज कर सकते हैं इनको। लिखिएगा, 1937 में क्या होते हैं, 1937 में क्या होते हैं, प्रांतीय चुनाव होते हैं। ठीक है, प्रांतीय चुनाव होते हैं, और इसमें क्या होता है, इन प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस सरकार बना लेती है, जीत जाती है। परंतु आपको शायद ज्ञात हो कि 1939 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत की सेना को कांग्रेस की बिना अनुमति के इस विश्व युद्ध में क्या कर दिया था, भेज दिया था। और इस बात से क्या हो चुकी थी, कांग्रेस नाराज हो चुकी थी, और उसने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, उसने त्यागपत्र दे दिया था। एक तो भाई कांग्रेस इसमें क्या है, असंतोष है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, असंतोष है। दूसरी बात क्या है कि जापानी आक्रमण है, जापानी आक्रमण का खतरा, जापानी आक्रमण का खतरा। अब ये जापानी आक्रमण कौन है, अगर आप मैप का थोड़ा सा भी समझ रखते हैं तो आपको जो है पता चल जाएगा कि भारत बहुत दूर नहीं था जापान से। जापान जो है एक धुरी राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है, धुरी राष्ट्र है, जर्मनी का सहयोग कर रहा है। विश्व युद्ध की बात है ये, विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्रों का सहयोग कर रहा है, और जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार है उनसे छीने जा रहे हैं। धुरी राष्ट्र जो है अंग्रेजों के अधिकार वाले क्षेत्र छीन रहे हैं। गांधी और जो कांग्रेस को लगता था कि अगर धुरी राष्ट्र यानी कि हिटलर वाली फौज जो है भारत पर कब्जा कर लेती है तो ये अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अतः अब आवश्यकता है कि एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए ताकि अंग्रेजों को यहाँ से खल्लास किया जाए। दूसरी बात, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे, इसमें शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब तीसरी बात करें तो अंग्रेजों ने जो है 1940 में एक कानून लाया था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि भारत में जो गुस्सा है लोग उनको शांत करने का प्रयास किया जाए, परंतु इसमें ऐसा कोई खास प्रावधान था ही नहीं कि शांत हो जाएं, क्योंकि इनकी मांगों को नहीं माना गया था। इनका मानना था कि हमें आज़ादी दी जाए, आज़ादी से कम हम जो किसी में सहमत नहीं होने वाले। इसके बाद जो है 1942 में जो आता है क्या, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें भी जो आज़ादी की बात की गई थी वो सब ऐसा था कि हम विश्व युद्ध के बाद में इस बात पर विचार करेंगे, अभी आपको शांति बना करके रखना चाहिए। बाकी ये सब अभी संवैधानिक विकास अगली कल की क्लास में होगा। तो इनमें जो है कोई खास ये जो है कानून भारत में लोगों की जो मांग को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ गांधी जी अगर देखेंगे तो 1920 में इन्होंने अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन किया, फिर 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। अब एक लंबा समय हो चुका था, जनता को भी उम्मीद थी कि अब गांधी जी क्या करें, एक बहुत बड़ा अंतिम आंदोलन खड़ा करें, और इस समय पर देश की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। अब फ्रेंड्स से थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन कीजिएगा, शांति से बिल्कुल सुनिएगा बातों को, हर बात को। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 का समय है। चूँकि अगस्त में हुआ था तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कह दिया जाता है। 8 अगस्त 1942 का समय है। स्थान का नाम है क्या, मुंबई। क्या नाम है, मैं भाई लिख लिख करके समझा रहा हूँ, चित्र नहीं, यहाँ पर मैं चित्र बहुत सारे डले हुए हैं तो वो नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप समझिए चीज़ों को। स्थान का नाम है क्या, मुंबई। मुंबई के अंदर गांधी जी हैं। यहाँ जो है लाखों जनता जो है गांधी जी का भाषण सुन रही है कि यहाँ पर गांधी जी जो है सभा में भाषण दे रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी जनता इस सभा के अंदर है, और इस टैंक का नाम था, इस मतलब मैदान का नाम था ग्वालिया टैंक। ग्वालियर नहीं, ग्वालिया, ग्वालिया टैंक। तो यहाँ पर यह ग्वालिया मैदान कहिएगा, ग्वालिया मैदान कहिएगा, तो मुंबई में है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, गांधी जी जो है जनता को क्या कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। गांधी जी इस सभा में कहते हैं
कि मेरे देशवासियों, अब वो समय आ चुका है कि अब कुछ कर दिखाने का समय है। जिन अंग्रेज़ों पर हम जो है इतने लंबे समय तक भरोसा करते आए हैं और आज जब उनसे हम आज़ादी की मांग करते हैं तो वो जो है इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। अतः देशवासियों से अपील है कि वह आंदोलन शुरू करें। और गांधी जी कहते हैं कि मैं यहाँ से आंदोलन शुरू करूँगा, मुझे बाहर जाते ही क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मेंस की बात है यहाँ पर, लेकिन सुनिएगा, मुझे यहाँ से तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए मैं आपको सभी को ये अधिकार देता हूँ कि आज से आप भारत छोड़ो आंदोलन के स्वयं नेता हैं। अपना अपना नेतृत्व करिएगा और अपने अच्छे मतलब उचित समुचित संसाधनों का प्रयोग करके क्या करिएगा, जीत हासिल करिएगा। और नारा क्या देते हैं, करो या मरो, ये इनके अंतिम शब्द थे। इसके बाद जो है ये, हालांकि उस समय का इतिहास थोड़ा सा विवादित है। कई लोग कहते हैं गांधी जी ने जब जेल में जा रहे थे, मतलब बाहर से तुरंत गिरफ्तार किया गया था, तो एक चिट्ठी में लिख करके ये जो है मतलब अपने सहपाठियों को बुका दिया था कि मतलब ये जनता को बोल दो। ठीक है, गांधी जी ने इस भाषण में कहा था कि मेरे देशवासियों, अपनी वकालत मत छोड़िएगा परंतु असहयोग जरूर करिएगा। जो सरकारी नौकरी में है वो नौकरी मत छोड़िएगा परंतु असहयोग करिएगा अंग्रेजों से। जो भी लोग हैं वो क्या है, धन की बर्बादी ना करें लेकिन असहयोग जरूर करें। विद्यार्थी स्कूल ना छोड़ें परंतु जाना छोड़ दें। और वो बहुत सारी बातें इसमें कहते हैं और कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहते हैं करो या मरो। गांधी जी जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये आई थिंक 11 बजे रात का भाषण है गांधी जी का। कब का है, 11 बजे रात का भाषण है, 8 अगस्त की डेट में। और यहाँ पर MPPSC का एक प्रश्न भी है, डिलीटेड है, 8 अगस्त और 9 अगस्त को लेकर मैं उस पर चर्चा करूँगा। 11 बजे के समथिंग की बात है। गांधी जी जो क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तुरंत ही उन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, या सुबह सुबह जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी और जितने भी बड़े बड़े नेता थे देश के। तो कई बार ये इंटरव्यू मेंस में प्रश्न बनता है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन था? तो गांधी जी के उस भाषण को याद करिएगा और कहिएगा कि गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन का हर व्यक्ति नेता है, तो वो नेतृत्व विहीन नहीं था। ठीक है, तो अपना ऐसा तर्क सिद्ध करना होता है। सुबह से जो क्या होता है किसी को पता नहीं चलता, लगभग 12 बज जाता है और डेट जो है दूसरी लागू हो जाती है। MPPSC में प्रश्न आया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन में 8 अगस्त भी था, 9 अगस्त भी था। तो जिन लोगों ने 8 अगस्त लगाया था उनका गलत मान लिया, 9 अगस्त सही मान लिया। अब चूंकि उसका कहना था कि सुबह सभी को पता चला था, इसीलिए वास्तविक शुरुआत तब से हुई थी, लेकिन 8 अगस्त को तो घोषणा हो चुकी थी। बाद में बहुत सारा केस चला, अंततः ये प्रश्न जो है डिलीट हुआ। हालांकि कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट, इनमें 8 अगस्त की ही डेट दी हुई है। सरकारें भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो दिवस मनाती हैं 8 अगस्त मनाती हैं। तो ये क्या है, इसका पृष्ठभूमि है। और फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो है खूब चला हुआ था। इसमें सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, जवाहरलाल नेहरू और जितने सरदार पटेल, महात्मा गांधी। और इसमें जो है जिन नेताओं की बड़ी भूमिका थी उसमें से एक नाम आता है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हो चुके थे, और उषा मेहता, और एक नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली यूसुफ मेहर अली की पत्नी थी, अरुणा आसफ अली। उषा मेहता ने क्या किया था, मतलब छुप करके भूमिगत होकर के रेडियो में जो है लगातार क्या किए थे, प्रसार किया था कांग्रेस की नीतियों का और उनका। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण तो हजारीबाग जेल से जो है दीवार फांद करके भाग गए थे। तो ये भूमिगत रहते हुए क्या किया था, लुक करके मतलब आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, इनने भी किया था और उषा मेहता। और एक जो है इस समय पर स्वतंत्र सरकारों का निर्माण किया जाता है, जैसे समानांतर सरकार कहते हैं। ये 3 जगह पर बनाई गई थी, एक बलिया में, एक सतारा में और एक तामलुक में। ठीक है, तो 3 जगह पर बनाई गई थी। इन पर भी जो प्रश्न होंगे। साथ ही साथ सरकार ने जो है दमन करने के लिए मध्य प्रदेश में, अगर इस समय की नेताओं की बात करूं तो द्वारका नाथ मिश्र हो जाएंगे, सेठ गोविंद दास हो जाएंगे, ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं तुरंत ही। लेकिन फिर उनके बाद दूसरी रैली में नेतृत्व करती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जबरदस्त स्टेटमेंट देती हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश आज़ाद है, ये देश भारतीयों का है।
और ऐसा करके वो भी जो 11 अगस्त के दिन, जो 12 अगस्त के दिन गिरफ्तार हो जाती हैं। तो फिर भी बहुत आंदोलन व्यापक हुआ था। इसे गांधी जी ने इस आंदोलन को कभी वापस नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा, इसे समाप्त करने की घोषणा नहीं की थी। और ध्यान रखिएगा, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते थे क्या इस आंदोलन में गांधी जी हिंसक नजर आ रहे थे, तो करो या मरो का जो है सिद्धांत दे करके आप जो है अपनी भाषा की चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर सकते हैं। और चलिए अब जो है हम लगाते हैं प्रश्न। ये हमारा क्या था, बैकग्राउंड था फ्रेंड्स। आई होप चीज़ें समझ में आएंगे। प्रश्नों से जो है विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट और सभी चीज़ें अपन कवर करते हैं। NPPSC के लिए फ्रेंड्स फुल रामबाण टेस्ट सीरीज है, और ये सभी के लिए जो है अपन क्या कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं। तो जरूर जुड़िएगा, आप जो है निःशुल्क चीज़ों का फ़ायदा लीजिएगा। भाई बेस्ट नोट्स दे रहे हैं, इसमें बढ़िया कंटेंट है। देखिएगा जो फैक्ट भी आपको जो है सॉल्यूशन के रूप में ज़बरदस्त फैक्ट दिए जा रहे हैं, तो इनका भी प्रयोग कीजिएगा। और चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्नों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पर्याप्त प्रश्न है अपने पास में, और केवल आज का टॉपिक जो है हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन है। सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिएगा 6 जुलाई 1942 का समय है। इस समय पर जो कांग्रेस की क्या होती थी, एक कांग्रेस क्या था, पार्टी थी, और इसकी जो है कांग्रेस कार्यकारी समिति होती थी। मुख्य निर्णय जो है इसी के द्वारा लिए जाते थे, और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इसके समक्ष ही भारत छोड़ो आंदोलन क्या आया हुआ था, प्रस्ताव आया हुआ था। क्या आया था, प्रस्ताव आया हुआ था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले कांग्रेस की कार्यकारी समिति क्या करेगी, इस प्रस्ताव को जब अनुमति दे देगी, फिर जो है ये बाहर जाएगा। तो चलिए, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़ोटो है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जुलाई 1942 में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। उस समय पर कांग्रेस जो है मतलब सबसे लंबे समय पर ये अध्यक्ष भी रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो कांग्रेस का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, वर्धा बैठक में जो है पारित किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे, आप क्या बताएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में सबसे कम उम्र के क्या बनते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। यानी कि ये कई बार प्रश्न आता है कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबे समय तक भी यही बनते हैं, 6 वर्ष तक। उनकी आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, और वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। इनके 2 समाचार पत्र हैं, एक का नाम है अल हिलाल और एक का नाम है अल हिजाज। ठीक है, अल हिलाल जो क्या है, इनका प्रमुख समाचार पत्र है। चलिए ये हो जाता है अपना। तो वर्धा बैठक में जो है कांग्रेस ने अनुमति दे दी। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जो है अपने चर्चा की हुई है। पहले कांग्रेस, चूंकि गांधी जी कांग्रेस छोड़ चुके थे, गांधी जी जो है कांग्रेस को क्या कर चुके थे, 1934 में ही छोड़ चुके थे। तो कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी वह जो है अनुमति नहीं दे रही थी, क्योंकि 1940 में गांधी जी ने यह आंदोलन नहीं चलाया था, अब चला रहे थे, तो कई लोग नाराज थे इस बात से। तो यहाँ गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ये मत भूले कि गांधी कांग्रेस के भरोसे चल रहा है। गांधी में अभी भी इतनी शक्ति है अपने सिद्धांतों में कि एक मुट्ठी धूल से वह कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। तो ये कथन किसका है, गांधी जी का है। इसी समय पर बाद में जो है पारित कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ है, इनमें से कौन था, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यानी गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो कौन था इस समय पर जो है, लॉर्ड, देखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। देखिएगा अगर ये कमांडर इन चीफ क्या है, अलग है, ये क्या है, मुख्य सेनापति है। लेकिन गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए कि इस समय पर गवर्नर जनरल कहिए या वाइस राय कहिए, ये कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा, लेनलेथ गो जो है इस समय पर क्या था, वाइस राय था। आपसे पूछे भारत की आज़ादी के समय भारत का वाइस राय कौन था, तो आप क्या कहेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन।
1942 में जो स्टेफर्ड क्रिप्स आया हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में जो है क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था। देखिएगा, आंदोलन के समय भारत के जो वाइसराय हैं वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगर वाइसराय पूछे तो कौन से? लिनलिथगो थे। और सेनापति पूछे तो कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। बेवेल योजना 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ये बेवेल योजना अभी हम अगले दिन के उसमें करेंगे। 1942 की बात की घटना है, तो बेवेल के कार्यकाल में ही जो है बेवेल योजना लाई गई थी। दरअसल यह योजना जो है एक मतलब शांति उत्पन्न करने के लिए योजना थी कि सभी लोग जो है हिंदू मुस्लिम क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। तो इस पर जो चर्चा करने के लिए शिमला में जो है एक सम्मेलन हुआ था। बेवेल प्लान इसे कहा जाता है, बेवेल प्लान। और इसे जो है मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया था और कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया था। तो बाद में देखेंगे तो बेवेल योजना 1945 की है, क्रोनोलॉजी में आ जाती है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से लेकर के 43 तक क्या रहे थे? भारत के वायसराय रहे थे। और लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। तो अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस वायसराय ने जो है 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा हुआ था? तो वो कौन थे? लिनलिथगो। बेवेल को अपनी ब्रेक डाउन प्लान के लिए भी जाना जाता है। मतलब भारत ब्रेक डाउन प्लान या तोड़ने की योजना होगी, भारत विभाजन की योजना होगी, इसके लिए भी जाना जाता है। तो ये है भाई, कमांडर इन चीफ है। चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ पर 8 अगस्त नहीं दिया हुआ, तो सिंपल सा बताएंगे। 9 अगस्त की तारीख को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर मैदान से शुरू हुआ था, मुंबई से हुआ था। और इसी में जो है 8 अगस्त की रात प्रस्ताव पारित हुआ था और सुबह की 9 अगस्त मतलब 9 अगस्त 1942 8 अगस्त की रात को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त की सुबह को जो है क्या हुआ था? आंदोलन शुरू माना जाता है। हालांकि 8 अगस्त भी माना जाता है क्योंकि भाषण भी जो उसी समय पर हुआ था। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में बंदी किया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ध्यान रखिएगा, जब पूना पैक्ट हुआ था तो उस समय पर यरवदा जेल में थे, महाराष्ट्र में ही है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। नेहरू और सरदार को कहाँ पर बंद किया गया था? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को जो है अहमदनगर दुर्ग में क्या किया गया था? इन्हें जेल में बंदी बनाया गया था। और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए, ये आई थिंक ग्वालियर मैदान ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर टैंक जो है सही हो जाएगा। चलिए अब इसमें व्याख्या देखिएगा। बम्बई के अब अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इस ग्वालियर मैदान का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया है। और ग्वालियर टैंक में क्या किया गया था? गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और करो मरो का मंत्र दिया हुआ था। तो कौन सा मैदान था? ग्वालियर टैंक मैदान। लेकिन ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो ये करो या मरो है ना, ये नारा मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है यूसुफ मेहर अली द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली द्वारा जो है लिखा गया था। और ये लोकप्रिय किसने बनाया हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा ये नारा बोला गया था, दिया गया था। ठीक है, डू एंड डाई। तो अगर ऐसा पूछे कि इसकी रचना किसने की हुई थी, ये अगर डू एंड डाई का नारा किस आंदोलन से संबंधित है तो भारत छोड़ो से, क्विट इंडिया मूवमेंट। और उसी में जो है गांधी जी ने कहा हुआ था कि जब भाषण दे रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं भारत की आज़ादी से नीचे किसी भी मांग पर अब मैं समझौता नहीं करूँगा। ये कथन कब का है? वही भाषण का है। उसके बाद के शब्द हैं करो या मरो। रामबाण फैक्ट देखिएगा, यह नारा जो है यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। कौन सा? करो या मरो का। यहीं पर गांधी जी ने 70 मिनट का ओजस्वी भाषण दिया था। कहाँ पर? ग्वालियर टैंक में। कितने मिनट का?
70 मिनट का भाई साहब, काफ़ी भाषण होता है लंबा 70 मिनट का। अरुणा आसफ अली को जो है अगस्त क्रांति की नायिका कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भूमिगत रहकर गतिविधियां संचालित की हुई थी। बड़े नेता सभी गिरफ्तार हो गए थे। ग्वालियर टैंक मैदान को अब किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अगस्त क्रांति मैदान, तो ग्वालियर टैंक मैदान, तो यही है भाई ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बहुत बारीकी से अक्षर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और यह कथन जो है, जो गांधी जी का नारा है, उसी का जो है ये क्या है, सार है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब का है? तो आप कहेंगे 1940 का। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है? तो आप कहेंगे 1930 का। असहयोग आंदोलन कब का है? तो आप क्या कहेंगे 1920 का। ये क्या है, चारों के चारों गांधी जी के ऑल इंडिया मूवमेंट हैं। क्या है, ऑल इंडिया स्तर के मूवमेंट हैं। और गांधी जी के जो है स्थानीय सत्याग्रह भी हैं। क्या है फ्रेंड्स, स्थानीय सत्याग्रह भी हैं। स्थानीय सत्याग्रह कौन कौन से हैं? तब आपका जवाब होगा, एक है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है अहमदाबाद मील हड़ताल। और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, और यहीं पर जो है एक और बीच में होता है, उसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह। क्या होता है? रॉलेट सत्याग्रह। और गांधी जी ने जो है इन सब के पहले दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, रंग भेद के खिलाफ जो है क्या किया था, 1907 में सत्याग्रह किया हुआ था। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह। देखिएगा प्रश्न कैसा बनता है। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या है पूरे जीवन का, तो क्या कहेंगे? ये है रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह, जो कि कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। आपसे पूछे गांधी जी का भारत में क्या है प्रथम सत्याग्रह, कौन सा है भारत में, तो क्या बताएंगे? चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे पूछे गांधी जी को पहली बार अखिल भारतीय स्तर का नेतृत्व कब प्राप्त हुआ था, तो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। अगर पूछे गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, आप बताएंगे असहयोग आंदोलन। पूछे गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार जो है भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, अहमदाबाद मील सत्याग्रह। तो ऐसी बातें भाई प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत सिंपल सी बात है जब आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, यह कथन गांधी जी के नारे का सार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब समझौता नहीं, केवल आज़ादी ही क्या है, लक्ष्य है। और यह कथन गांधी जी के करो या मरो, डू और डाई के नारे का सार है। उन्होंने यह स्पष्ट किया था। तो फैक्ट देखिएगा, गांधी जी ने इसे पूर्ण स्वराज के बाद का अंतिम संघर्ष कहा था। यह आंदोलन अहिंसक होने के बावजूद काफ़ी हिंसक रहा भाई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। जब जीवन में किसी व्यक्ति के आदर्श में परिवर्तन आता है, वो भी गांधी जैसे व्यक्तित्व में, जो अहिंसा के कारण, आपको याद है गांधी जी ने जो कराची अधिवेशन में एक बात कही हुई थी 1931 में, कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि नीतियों में परिवर्तन आया था, तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश सरकार की अति अन्याय का परिणाम थी। क्योंकि गांधी जी का एक और सिद्धांत ये है कि अगर कोई मुझसे कहे कि हिंसा और कायरता में दोनों चुनने के लिए बात आए, तो मैं किसको चुनूंगा? मैं इसको चुनूंगा, हिंसा को चुनूंगा। ठीक है, तो मैं हिंसा के विचार में उनको देखूंगा, हिंसा का विचार में जब इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर इतनी गहराई में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेंस में जब उनके सिद्धांतों की बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ेंगे। यह आंदोलन अहिंसक होने के बावजूद जो क्या था, काफ़ी हिंसक था। इसमें पहली बार आम जनता ने पुलिस थानों और रेलवों को निशाना बनाया हुआ था। ठीक है, तो जनता इतनी ज़्यादा जागृत हो चुकी थी कि अंग्रेज़ों को एहसास हो गया था भाई कि इसके बाद नहीं हम यहाँ टिक सकते हैं। गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों से पद न छोड़ने की जो है
पद न छोड़ने पर वफादारी बदलने को कहा था कि आप क्या कीजिएगा, जो भी जैसे आप क्या हैं, किसी क्षेत्र के इंस्पेक्टर हैं, टीआई हैं, तो आप क्या करिएगा, जो क्रांतिकारी हैं उन पर गोली मत चलाइएगा। तो नौकरी मत छोड़ो, लेकिन वफादारी किसके खिलाफ करो, राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ। इसी प्रकार से राजाओं को कहा हुआ था, जो देशी रियासतों के राजा हैं उन्होंने कहा था कि राजा महाराजा जो है अंग्रेज़ों का सहयोग ना करें, और जो रियासतों की जनता है अगर राजा आपके पक्ष में है तो उसका सहयोग करें, अगर राजा आपके पक्ष में नहीं है तो राजा के खिलाफ क्या करें, विरोध करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि लिखा गया था। तो आपका जवाब होगा यूसुफ मेहर अली द्वारा। और लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब दिया किसके द्वारा गया था, ये गांधी जी द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, तो इनके बहुत सारी बातें हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा। भारत एक खोज पुस्तक जो है किसने लिखी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और जब ये 1942 में जेल में थे, कहाँ पर, अहमदनगर जेल में थे, वहीं पर ये लिखी हुई थी। यूसुफ में अरुणा असफ अली ने जो है रेडियो चलाया हुआ था, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, यूसुफ मेहर अली, यद्यपि यह नारा गांधी जी ने दिया, लेकिन भारत छोड़ो, क्विट इंडिया और करो या मरो शब्दों को गढ़ने का श्रेय जो है यूसुफ मेहर अली को जाता है, जो कि समाजवादी नेता थे। देखिएगा यूसुफ मेहर अली के बारे में और बातें, इन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। किसने, यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का भी नारा दिया हुआ था। मेहर अली बम्बई के मेयर भी रह चुके हैं। मेयर जानते हैं, जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष मेयर कहलाता है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से क्या थे, एक थे, यानी कि समाजवादी नेता थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1934 में जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने की हुई थी। कहाँ, बम्बई में। गांधी जी ने इनके सुझाए नारों को तुरंत स्वीकार कर लिया था। 1942 के आंदोलन में युवाओं को संगठित करने में इनकी बड़ी भूमिका थी। अब आप बताइएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, ऐसा तो भाई रिवीजन किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, साइमन गो बैक हो गया, कुछ फेमस नारे हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया हुआ था, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। हसरत मोहानी द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। चलिए, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। भाई बलदेव सहाय नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। सिंपल सी बात है, चर्चा हो रही है 1942 के आंदोलन की, तो इसी समय पर जो है इन्होंने दिया हुआ था। ये मतलब एडवोकेट जनरल के पद पर थे, बिहार के थे, और इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जाने के लिए और असहयोग दर्ज करने के लिए इन्होंने ये क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। सही उत्तर आपको 1942। बलदेव सहाय जो है बिहार के क्या थे, महाधिवक्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये के विरोध में जो है अपना पद त्याग दिया था। तो ये इन्हीं का शायद आंदोलन में जो है कुछ मूर्ति का फोटो लगा हुआ है। बिहार आंदोलन का एक अत्यंत उग्र केंद्र था, विशेषकर पटना। सचिवालय कांड जो है पटना में 11 अगस्त 1942 को हुआ था। यहाँ के सचिवालय में जो भी भाई आग वगैरह लगा दी गई थी, इसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए थे, जिनकी स्मृति पर शहीद स्मारक बनाया गया है। तो ये जो है शहीद स्मारक का ही चित्र बना हुआ है। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भाई भारत छोड़ो आंदोलन जहाँ देश का क्या था, अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था, वहीं जो बहुत से लोग थे जिन लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया हुआ था। अगर इनमें बात किया जाए तो हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब भी नहीं किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो बंगाल कृषक प्रजा पार्टी भी नहीं किया था, BR अम्बेडकर ने भी जो है इसका समर्थन नहीं किया था। तो ये सारे लोगों ने नहीं किया हुआ था। हिंदू महासभा में जो मुख्य नाम था तेज बहादुर सप्रू का था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जो है नाम बहुत से लोगों के हैं, तो जो है इन पार्टियों ने समर्थन नहीं किया था।
ये सिकंदर हयात खान की पार्टी थी जो पंजाब में थी। तो इन सभी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया हुआ था और टिप्पणी भी की हुई थी। तो देखेंगे आगे आएंगे। विरोध के विभिन्न पक्षों में उपरोक्त सभी पक्षों ने समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग, देखिए कौन कौन ने नहीं किया हुआ था। मुस्लिम लीग के भी दो पक्ष थे भाई, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि समाजवादी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने आंदोलन का क्या किया था, समर्थन नहीं किया था। सीपीआई ने युद्ध में रूस के पक्ष के कारण अंग्रेजों का साथ दिया था। समझ रहे हो, किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का दिया था। अब ऐसा क्यों हुआ था भाई, सीपीआई ने साथ क्यों दिया था। सीपीआई का मतलब होता है कम्युनिस्ट, यानी कि एक प्रकार की समाजवादी पार्टी थी। ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी। किससे, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी। और साम्यवादी विचारधारा मुख्यतः रूस की थी। समझ रहे हो बात को, रूस की थी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये क्या है मतलब, ये भी साम्यवादी आंदोलन का समर्थन करती थी बहुत ज़्यादा। अब इतना ज़्यादा समर्थन करती थी कि रूस, चूँकि ये सहयोगी राष्ट्र था, विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था और भारत जो है ब्रिटेन के खिलाफ में लड़ रहा था। तो साम्यवादी पार्टी ने किसका साथ दिया, रूस का साथ दिया। मतलब कि रूस किसके साथ में था, अंग्रेज़ों के साथ में। तो अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया था। ये साम्यवादी आंदोलन के कारण इनका प्रभाव था। चलिए, जो भी आपका भाई डाउट रह जाए तो पूछा करिएगा। अगर दिमाग से प्रश्न निकले तो इस बात का ये प्रमाण है कि आपकी चीज़ें हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से इंटर कर रही हैं, फिर कन्फ्यूजन पैदा होता है। अगर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है या तो आपके 100% समझ में आ रहा है या फिर समझ में आ ही नहीं रहा है, या फिर आप डर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने, डरने की बात नहीं है, मुस्लिम लीग ने 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, इसलिए वो इसमें जो है शामिल नहीं थी। तो ये बात हम पढ़ चुके पहले भी। हिंदू महासभा के सावरकर ने जो है, जो वीडी सावरकर थे, ने सैनिकों से पदों पर रहने को कहा था। ठीक है, सैनिकों से पदों पर रहने को कहा था, मतलब इन्होंने भी जो है विरोध किया हुआ था। इन्होंने भी, भीमराव अंबेडकर ने भी आंदोलन की जो है आलोचना की हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। यानी कि जो 6 जुलाई को क्या हुई थी, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में क्या हुई थी, बैठक हुई थी। और उस समय पर जो है मौलाना आज़ाद साहब जो क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। और उसमें जो है इस प्रस्ताव को क्या किया गया था, रखा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया गया था, इस बैठक में रखा गया था। तो इसका समर्थन किसने किया था, ये प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि इसका समर्थन किसने किया था, पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ है। तो अगर इसमें देखेंगे तो यह जो है सरदार पटेल द्वारा क्या किया गया था, इनका समर्थन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इस समय पर, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए देख लेते हैं चीज़ों को। तो ये सरदार पटेल हैं, और सरदार पटेल के बारे में एक इन्हें ध्यान रखना होता है हमेशा कि ये भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं, और इन्हें जो है भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। बाकी कराची अधिवेशन की इन्होंने जो है अध्यक्षता की हुई थी 1931 की। बम्बई में 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया। देखिएगा, प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार पटेल ने क्या किया, उसका जोरदार समर्थन किया। पटेल इसके पक्ष में सबसे उग्र नेताओं में से थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना आज़ाद जो है अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप का मूल रूप से लेखन किसके द्वारा किया गया था कि कैसा आंदोलन शुरू करेंगे, तो इस प्रारूप का लेखन जो है सृजन यानी कि किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी द्वारा किया गया था। और प्रस्तुत किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और समर्थन किसने किया, सरदार पटेल ने। ठीक है, तो इसके फैक्ट देखिएगा। पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, बिस्मार्क भी कहते हैं। वे स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। वो बारदोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी 1928 में। किसके द्वारा दी गई थी, महिलाओं द्वारा दी गई थी। तो ऐसे फैक्ट जो है बार बार दिमाग से रिवीजन करने होते हैं। हर दिन आएंगे, चिंता मत करिएगा भाई। अभी तो क्या 10-10 फैक्ट आने लगेंगे। ठीक है, जब FLT करेंगे 10 फैक्ट करेंगे। अपने परीक्षा आने दीजिए, जरूरत पड़ी तो 20 भी कर देंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया हुआ था? तो ये सिंपल सी बात है, किसने बनाया हुआ था? तो अभी अपन जो है हम पिछले में चर्चा कर चुके हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, प्रस्ताव का लेख बनाया हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। सरदार पटेल ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। मौलाना आज़ाद जो है क्या है, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू, इन्हें कानपुर अधिवेशन जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी क्या की हुई थी, इन्होंने अध्यक्षता की हुई थी 1925 में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2025 में। चलिए, तो महात्मा गांधी जो है आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव जो क्या करते हैं, गांधी जी ने स्वयं तैयार किया था। नेहरू और मौलाना आज़ाद ने क्या किया था, इसमें जो है सहयोग किया था। और बाकी मौलाना आज़ाद जो क्या थे, अध्यक्ष थे। नेहरू ने प्रस्तुत किया था, सरदार ने समर्थन किया था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक कहा हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन जो है कब आता है, ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही आया था। इसलिए आया था कि मतलब इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी कि हाँ, हम भारत को आज़ादी देंगे, संविधान सभा बनाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन नीचे नोट लगा करके लिखा हुआ कि यह जो है भारत विश्व युद्ध के बाद मतलब होगा। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब बाद की तिथि का चेक कहा हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें बाद में मिलनी थी। नेहरू जी ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा हुआ था, नेहरू जी ने इसी में जोड़ा था, एक डूबते हुए बैंक का चेक कहा हुआ था। ठीक है, मतलब कि जो बैंक ही डूब रहा है वो क्या कर रहा है, चेक दे रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जिनका अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है वो क्या कर रहे हैं, हमें अधिकार देने की बात कर रहे हैं। गांधी जी ने वर्धा में कहा था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन क्या कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा। प्रस्ताव को वर्धा में जो है 6 जुलाई 1942 को प्रारंभिक स्वीकृति मिली हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसका परिणाम नहीं था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन ये 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। कल करेंगे भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा कोई भी जो है मैन शब्द नहीं रहेगा जैसे हमने अपने डिस्कस ना किया हुआ, हर पर मैं जो है चर्चा कर दूंगा। तो ये 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आता है, और ये एक प्रकार का मतलब संवैधानिक दस्तावेज था जिसमें भारत में शांति बनाए रखने के लिए अपील की गई थी, परंतु जो मांगे थी वो सब बात के देने की बात कही गई थी। तो ये भी एक नाराजगी का कारण था। तो कहता है कौन नहीं था, भारत पर जापानी आक्रमण का ये भी जो है एक कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। गांधी जी द्वारा देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काना, तो ऐसा डायरेक्ट गांधी जी ने कभी नहीं भड़काया हुआ था, ये बात गलत है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्ताव पारित करना था, इन्होंने जो है वर्धा में क्या कर दिया था, प्रस्ताव भी पारित कर दिया था वर्धा बैठक में। तो ये तीनों बातें सही, ये गलत है, परिणाम नहीं था, तो ये जो है हो जाएगा। उत्तर पहले से शो होकर के रखा है इसमें। तो देखिएगा, गांधी जी ने जो है हिंसक साधनों के लिए कोई बात नहीं की हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था, लेकिन उनका मूल सिद्धांत क्या था, अहिंसा ही था। आंदोलन हिंसक हुआ, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए भड़काया नहीं था। ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ध्यान रखना है कि भड़काया नहीं था, बल्कि सिद्ध कर सकते हैं अपने तर्कों के माध्यम से। जापानी खतरा एक प्रमुख कारण था। बोस जापान से क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। युद्ध का कारण जो है आवश्यक वस्तुओं की भारी क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। युद्ध के कारण जो है आवश्यक वस्तुओं क्या हो गई थी, भारी कमी हो गई थी। और सो इसकी वजह से क्या हो गई थी, महंगाई वगैरह बढ़ गई थी भारत में। तो ये भी एक जो है कारण था कि सरकार हमें जिम्मेदारी दे। क्रिप्स मिशन भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति नहीं देना चाहता था, तो ये भी कारण था, क्रिप्स प्रस्ताव हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो आपका जवाब होगा, देखिए, उषा मेहता जो है सबसे बड़ी थी इसमें। जयप्रकाश नारायण ने जो है भूमिगत रह करके जो है क्या किया था, आंदोलन का संचालन किया था भूमिगत रह करके। अरुणा आसाफली भी जो एक्टिव थी, लेकिन उषा मेहता प्रमुख थी। भूमिगत रेडियो ये है, मतलब रेडियो में भाषण देते रहते, भाई साहब सभी लोग आंदोलन में आ जाइए, देश जिंदाबाद, ऐसे जो है बातें की। उषा ठक्कर कांग्रेस रेडियो। उषा मेहता आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर उषा मेहता ने बम्बई में क्या कहा था, मतलब ये आंदोलन चलाया हुआ था, कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। विट्ठल भाई
झवेरी और चंद्रकांत झवेरी ने भी इसमें सहयोग किया हुआ था। पहला प्रसारण जो कब होता है 14 अगस्त 1942 को। रेडियो का ट्रांसमीटर बाबू भाई प्रसाद ने तैयार किया था। पुलिस ने नवंबर 1942 में रेडियो स्टेशन को ढूंढ निकाला और जब्त कर लिया था। उषा मेहता को इस अपराध के लिए 4 साल की क्या हुई थी, जेल हुई थी। तो उषा मेहता कहाँ से संबंधित है तो पता चल जाएगा ना, भारत छोड़ो आंदोलन से। ऐसा प्रश्न आता है भाई, ये मैं थोड़ा सा कठिन प्रश्न बना देता हूँ कई बार, वरना प्रश्न बहुत सीधे आते हैं। पूछ लेगा उषा मेहता का संबंध किस आंदोलन से है। निम्नलिखित में से कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम कौन प्रसारित करता था। कांग्रेस रेडियो पर मुझे लगता है राम मनोहर लोहिया जो है ये नियमित कार्यक्रम जो है क्या करते थे तो कौन थे, राम मनोहर लोहिया थे, जेल से भागे हुए थे। सुभाष ये तो हजारीबाग जेल से भागे थे, हजारीबाग जेल झारखंड से भागे थे। भूमिगत रहकर के इन्होंने भी आंदोलन चलाया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इस समय पर भारत में नहीं थे, ये जो है जापान में थे जो रास बिहारी बोस के साथ में। और राम मनोहर लोहिया, ध्यान रखना है कि चौखंबा योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चौखंबा योजना मेंस में पढ़ेंगे। ये समाजवादी नेता थे, सुचेता कृपलानी। चलिए, राम मनोहर लोहिया भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो पर जो है लगातार प्रसारण किया हुआ था। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। राम मनोहर लोहिया सप्त क्रांति के प्रणेता है। और सप्त क्रांति मतलब इनके सिद्धांत में भाई 7 क्रांतियाँ थी, मतलब 7 परिवर्तन करने के लिए इन्होंने बात की हुई थी। उन्हें क्या कहा जाता है, सप्त क्रांति कहा जाता है। मेंस में देखेंगे। इन्होंने चौखंबा योजना राज्य का सिद्धांत दिया था कि मतलब सबसे ऊपर क्या होगा, जिला कार्यालय होगा। बस जिला जो है इनकी क्या थी, सबसे बड़ी इकाई थी। देश की बात नहीं करते थे, न संसद की, न विधायक की, न एमएलए की, पंचायतों की बात करते थे। गांधीवादी नेता थे बहुत बड़े। आज़ादी के बाद ये संयुक्त समाजवादी पार्टी के नेता रहे। नियमित रूप से जनता को क्या करते थे, संबोधित करते थे। लोहिया ने जो है अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का क्या किया था, कड़ा विरोध किया हुआ था राम मनोहर लोहिया। तो एक और भाई मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक इनकी पुस्तक है, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। एक बार कहीं प्रश्न देखा था, अच्छे लेवल का प्रश्न है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, विभाजन, ऐसा कुछ है। मतलब मैं बता देता हूँ, उसका मतलब ये है उस पुस्तक का कि भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार दोषी। ठीक है। इस पुस्तक में ये मतलब गांधी की जो है काफ़ी अच्छे से प्रस्तुति करते हैं और गांधी जी को जो है एक मतलब नायक के रूप में सिद्ध करते हैं। और जो विभाजन के दोषी हैं उनके बारे में जो है डिटेल से बताते हैं। पुस्तक का नाम है, मतलब नाम तो नहीं पता चला लेकिन इंग्लिश में नाम है, वो भाई समझ में आ जाएगा आपको। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ऐसा कुछ नाम, मतलब भारत विभाजन के दोषी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया हुआ था। ये कौन कर सकता है भाई। बकरी का टापू बिहार के बगल में है, तो ये करेंगे जयप्रकाश नारायण होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका जयप्रकाश नारायण ने जो है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये जेल तोड़ करके भाग गए थे, मतलब वहाँ से, और आंदोलन चलाया था। शायद नेपाल में ये चले गए थे और यहीं पर इन्होंने बकरू का टापू नाम का जो है एक स्थान है, वहाँ पर अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का क्या किया हुआ था, गठन किया हुआ था। तो व्यक्ति कौन थे, जयप्रकाश नारायण। हमेशा ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जानते हैं, लोक नायक के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना किया हुआ था नरेंद्र देव के साथ में। और जेपी जो है इन्होंने जो है 1969 में संपूर्ण क्रांति देंगे भाई, संपूर्ण क्रांति। और इंदिरा गांधी का जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 1969 में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, लोकनायक कहते हैं। चित्तू पांडे जो हैं ये चित्तू पांडे क्या करेंगे कि जो बलिया है यहाँ पर समांतर सरकार इन्होंने बनाई हुई थी। बलिया में क्या बनाई थी, समानांतर सरकार बनाई हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। चलिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में आज़ाद दस्ता बनाया हुआ था। और उनका उद्देश्य था कि गोरिल्ला युद्ध द्वारा क्या करें, ब्रिटिश शासन को पंगु बनाया जाए। इन्हें जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं। और 9 नवंबर 1942 दीपावली को जो है हजारीबाग
कौन से दिन भागे थे? ये प्रश्न भाई आया हुआ है, लेकिन वो बिहार पीसीएस का प्रश्न था, बिहार के थे, इसलिए वहाँ पर गहराई से पूछ लिया है। दीपावली के जो है दिन ये भागे हुए थे हजारीबाग जेल से। आज़ाद दस्ता का मुख्य केंद्र बकरी टापू था, जो कि नेपाल में है। 1974 में इन्होंने जो संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था, और इन्हीं का नारा था तिलक दहेज को छोड़ दो और मतलब समाज की दिशा को एक नई दिशा में मोड़ दो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे, और ये 1900 क्लाइमेट एटली जो है आज़ादी के समय पर थे, ध्यान रखिएगा। आज़ादी के समय पर कौन थे? क्लाइमेट एटली थे। चर्चिल के जो है 2-3 कथन है भाई, तो ये ध्यान रखना काफ़ी। एक तो कथन है संविधान सभा के बारे में, इनका जो है कथन है, तो हालांकि संविधान सभा के समय पर चर्चा करेंगे। एक कथन है गांधी को अर्धनग्न फकीर, और एक कथन और है कि हम दुनिया जीत सकते हैं तो इस बुढ़े के आगे क्यों झुक रहे हैं। तो ये मैकडोनाल्ड आपको पता है 1932 में इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की हुई थी। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध और 1942 के आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कंजर्वेटिव पार्टी के, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी जो है भारत का एक भी पक्ष नहीं लेती थी, उदारवादी पार्टी लेती थी। वे भारत के आज़ादी के कट्टर विरोधी थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने ही गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा हुआ था। आज़ादी के समय क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। चर्चिल को 1913 में जो है 53 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने अटलांटिक चार्टर को भारत पर लागू करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ये अटलांटिक चार्टर तो भाई मुझे पता नहीं क्या था, देखेंगे कभी, अच्छा शब्द है लेकिन विश्व इतिहास में आएगा ये। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, ध्यान रखिएगा, वो थे लुई फिशर जो है पत्रकार, ध्यान रखिएगा। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर साथ। बेब मलर जो है ये कब थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर थे। कब थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर। इन्होंने ही अपने समाचार पत्र में कथन लिखा हुआ था कि जैसा दमन ब्रिटिश सरकार कर रही है सत्याग्रहियों का, ऐसा दमन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा हुआ है। तो लुई फिशर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये लुई फिशर साहब हैं, जो कि गांधी जी के साथ में अमेरिकी पत्रकार हैं। और लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर 1942 के आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहे, उनकी गतिविधियों की क्या की? रिपोर्टिंग की। फिशर ने गांधी जी की जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखी हुई है। तो किसने लिखी हुई है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखी हुई है। बेब मिलर जो है ये पत्रकार, बेब मिलर का हमने भी डिस्कशन किया था। दर्शाना नामक नमक सत्याग्रह में जो है 1930 के दौरान साथ थे। फिशर ने लिखा कि जो लुई फिशर हैं उन्होंने लिखा है कि गांधी जी भारत के लोगों की क्या है? आत्मा है। ये जो है फिशर ने लिखा हुआ है। वे पहले लेनिन की जीवनी लिखने के लिए भी प्रसिद्ध थे। कौन? फिशर साहब। और फिर बाद में ये कहाँ फेमस है? गांधी की जीवनी लिखने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको कहाँ पर भेजा गया था, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, हजारीबाग जेल में तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इन्हें जो भेजा गया था बांकीपुर जेल में भेजा गया था। गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था, आगा खान पैलेस में। और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? इन्हें अहमदनगर में रखा गया था, अहमदनगर में रखा गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बांकीपुर में किसे? राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग में जेपी नारायण को। बाकी ये बड़े बड़े नेता थे, छोटे मोटे नेताओं को भी रखा गया था। बांकीपुर जेल ये पटना में है। और 9 अगस्त 1942 को जब, और एक ये बात अच्छी है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को दमन करने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु भी कहा जाता है। भाई सब ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु भी कहते हैं कि इन्हें राजेंद्र प्रसाद जी को, और देश रत्न भी कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। देखिएगा, अगर आपसे पूछे देश रत्न तो आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, सोच लीजिएगा दिमाग में इनके उत्तर। देश रत्न किसे कहते हैं? दीन बंधु किसे कहा गया है? और देश बंधु किसे कहा गया है? देश बंधु किसे कहा गया है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ। अरे दादा रे दादा, देश बंधु पूछे तो ये कहा गया है जो चित्तरंजन दास थे, यानी कि CR दास जो थे, उन्हें कहा गया है। दीन बंधु जो है ये आई थिंक
भाई ये शब्द बेब मिलर के लिए शायद प्रयोग किया हुआ था गांधी ने, गरीबों का मित्र। और देश रत्न ये किसके लिए है? राजेंद्र प्रसाद जी के लिए है। ठीक है। उनकी आत्मकथा का नाम है, उनकी आत्मकथा का नाम आत्मकथा है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का नाम आत्मकथा है। वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सीवान जिले के जीरदोई गांव के थे। तो इतना आपको नहीं जानना है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? सिंपल सी बात है। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? मद्रास नहीं, कलकत्ता नहीं, दिल्ली नहीं, मुंबई में ही बंदी बनाया गया था। और बंदी कहाँ पर बनाया गया था? आगा खान पैलेस में। अगर आपसे पूछे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो गांधी जी को यानी कि 1930 में कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में गांधी जी ने पहली बार जेल कहाँ पर मतलब सजा मिली थी इन्हें? तो दक्षिण अफ्रीका में। मुंबई में पूना का जो आगा खां पैलेस है वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। ये पूना का आगा खां पैलेस है। गांधी जी को बम्बई में गिरफ्तार किया गया और उन्हें पूना के, क्या बात कर रहा है भाई? हाँ, बम्बई सही है। आगा खां पैलेस में नज़रबंद रखा गया था। उनके साथ सरोजनी नायडू भी यहाँ पर थी। तो ध्यान रखना, सरोजनी नायडू भी जो है कहाँ पर गिरफ्तार हैं? गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस में हैं। जेल में ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। भाई साहब बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति थे गांधी जी। ठीक है। गांधी जी जो है बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति थे। जो बात हो गई वो हो गई, उसके पीछे नहीं हटने वाले हैं। इनकी पत्नी की जो है डेथ हो गई थी, कभी अलग से स्टोरी बताएंगे। उसमें जो है गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में तो काफ़ी बड़ा नाम कमा लिया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी बड़ा उनका जो है नकारात्मक प्रभाव है। यहाँ पर बात करेंगे तो उनकी पत्नी की जो है कस्तूरबा गांधी जो है हमेशा साथ रहती थी उनके, और बहुत सारा योगदान है। 12-13 वर्ष की उम्र में ही जो कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया था। उनके निजी सचिव जो है महादेव देसाई की भी मृत्यु यहीं पर हुई थी। समझ रहे हो क्या क्या हो रहे हैं? यहीं पर जो है इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गांधी जी का खराब हो जाता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्योंकि गांधी ने जो है आमरण अनशन रखा हुआ था। गांधी जी ने क्या रखा हुआ था? आमरण अनशन रखा हुआ था। और आई थिंक इनका भी स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। तो ये इन्होंने कहा था ऐसा, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता अभी मैं कि मतलब अनशन तोड़ दीजिएगा, लेकिन गांधी जी जो है अपने क्या थे, संकल्पबद्ध थे, उन्होंने नहीं तोड़ा हुआ था। शायद ये भी कर रहे होंगे अनशन। तो जैसा भी हो मुझे क्लियर पता नहीं, लेकिन जो है यहाँ पर इनकी जो है क्या है, महादेव देसाई जो इनके पर्सनल असिस्टेंट थे। इनके बाद में जो है कौन सचिव बनते हैं गांधी जी के? प्यारे लाल जो है सचिव बनते हैं। और कस्तूरबा गांधी जो इनकी पत्नी थी उनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और गांधी जी ने 1943 में 21 दिन का जो है उपवास किया हुआ था। और अंग्रेज़ों ने जो है ऑपरेशन रूबकिन चला दिया था भाई। मतलब क्या? ऑपरेशन रोबिकॉन, रोबिकॉन ऐसा कुछ नाम है, रोबिकॉन। मतलब ये गुप्त नाम था कि गांधी की जो है डेथ हो जाएगी तो किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा चीज़ों को। लेकिन विंस्टन चर्चिल कह रहा था कि झुकना नहीं है किसी भी सामने, इरविन के जैसा जो है समझौता नहीं करना है। ठीक है। तो मतलब उन्हें मरने की चिंता नहीं थी, कुछ भी हो जाए। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन आएगा ये। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भाई जयप्रकाश नारायण जो है मूल रूप से जो है बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, लेकिन इनको जो है वास्तविक पहचान मिलती है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर मिलती है, जब ये हजारीबाग जेल से क्या करते हैं, दीपावली के दिन क्या करते हैं, भागते हैं। और फिर नेपाल में जाकर के क्या करते हैं, आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं और भूमिगत रहकर गतिविधियाँ मतलब फरार रह के गतिविधियाँ चलाते हैं। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे। सप्त क्रांति किसकी है? राम मनोहर लोहिया की। संपूर्ण क्रांति किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन यद्यपि जेपी ने पहले भी कई कार्य किए थे, लेकिन 1942 में जेल से भागने और आज़ाद दस्ता के संचालन ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बनाया हुआ था। तो ये हजारीबाग जेल होगी आई थिंक। देखिएगा इनसे वही प्रश्न है जो अपन बोल रहे हैं बार बार, वही जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जेपी जो है सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। कब बनाई थी सोशलिस्ट पार्टी? 1934। आज़ादी के बाद ये राजनीति से दूर हो गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। लेकिन 1974 में फिर से एक्टिव होते हैं जब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, क्या बोलते हैं भाई, मतलब इंदिरा गांधी की राजनीति खतरनाक चल रही थी, पॉलिटी में समझेंगे, आपातकाल घोषित कर दिया था। 1974 के छात्र आंदोलन के बाद उन्हें जो है लोक नायक कहा गया था।
और इन्हें 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी इन्होंने। और इनका जन्म बिहार के सारण जिले में सिताबदियारा में हुआ था। गंगाराम तथा भीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों भाई जो हैं ये उत्तराखंड के थे। और जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? अल्मोड़ा, यहाँ पर इन्होंने शहादत दी हुई थी। तो इनका संबंध कहाँ से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। कि मध्य प्रदेश से था कोई जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर शहादत दी हुई थी? मगनलाल ओसवाल का नाम कितने लोग जानते हैं? मगनलाल ओसवाल। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? विदिशा से शुरू हुआ था। द्वारकानाथ मिश्र और जो शेर गोविंद दास हैं, इन्होंने जो है बिलासपुर जेल की यात्रा की हुई थी इस समय पर। समुद्रा कुमारी चौहान भी गिरफ्तार हुई थी। महादेव तेली बैतूल में जो है इसी समय पर जो है शहादत दी हुई थी। मगनलाल ओसवाल भी जो है यहाँ पर शहादत देते हैं। बहुत सी घटनाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर में देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर जो है अल्मोड़ा उत्तराखंड के सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 को पुलिस फायरिंग में शहीद हुए थे कौन? गंगाराम और भीमदेव। तो उत्तराखंड से संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा में स्थित है। 5 सितंबर को आज भी यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। सल्ट क्षेत्र ने कुमाऊं के जागरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। तो ठीक है, इसे मतलब उत्तराखंड का बारदोली भी कहा जाता है शायद, जहाँ पर ये अल्मोड़ा को। निम्नलिखित में से अल्मोड़ा बताइए कि भाई पता है अल्मोड़ा अल्मीडा था, है पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? 3 संबंधित है, 1 नहीं है। देखिए, शांति घोष और बीना दास, ये जो है दोनों कोलकाता की जो है जबरदस्त महिला हैं। कहाँ की हैं? कलकत्ता की जो है जबरदस्त महिला हैं। शांति घोष ने क्या किया था? गवर्नर की हत्या करने का, एक जज की हत्या करने का प्रयास किया था। और बीना दास ने जो है इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया था किसका? मतलब जो कॉलेज के क्या थे उस समय पर, वो थे डिग्री लेते समय इन्होंने वो किया हुआ था। शांति घोष और सुनीता चौधरी, इन दोनों लोगों ने जज की हत्या की हुई थी। समुद्रा कुमारी चौहान कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। और जबलपुर में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। अरुणा आसापल्ली जो है रेडियो संचालन किया था। चलिए, तो शांति घोष जो है ये देख पा रहे हैं, शांति घोष हैं, आज़ादी के दीवाने हैं सभी लोग। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने 1931 में, कब? 1931 में, यानी कि भारत छोड़ो से दूर हैं, सब नए अवज्ञा आंदोलन के समय की हैं। 1931 में मजिस्ट्रेट स्टीवंस की जो है क्या की हुई थी? हत्या की थी। विक्रांतिकारी आंदोलन 1930 से थी। अन्य तीनों भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। मतांगनी की बात करें, मतांगनी हाजरा, ये बूढ़ी गांधी भी इन्हें कहा जाता है। मतांगनी हाजरा को क्या कहते हैं? बूढ़ी गांधी। तामलुक में तिरंगा के लिए शहीद हुई थी। तामलुक कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में जो है ये तामलुक में ही क्या की गई थी? समानांतर सरकार भी बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तामलुक में अभी देखेंगे 3 जगह पर समानांतर सरकार बनी थी, तामलुक, बलिया और सतारा। समुद्रा कुमारी चौहान जो है मध्य प्रदेश जबलपुर से 1942 में जेल गई थी। और अरुणा आसापल्ली ने बम्बई में भूमिगत होकर गतिविधियों का नेतृत्व किया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? 3 जगह पर। कहाँ कहाँ पर? बलिया में, सतारा में, तामलुक में। बलिया में जो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो हुई थी। और ये जो तामलुक में जो शहीद हुई थी, अभी हमने देखा था मातंगनी हाजरा, मातंगनी जो है हाजरा जी को देखा हुआ था। ये कहाँ पर? तामलुक में ही जो है झंडा लेकर के शहीद हुई थी। सतारा में जो है महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई गई थी। हजारीबाग जो है ये नहीं था यहाँ से, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हजारीबाग जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा नहीं हुई थी। समानांतर सरकार, देखिए ये स्वतंत्र सरकारें थीं, क्या थीं? अंग्रेज़ों की बात नहीं मानती थी, क्या थी? स्वतंत्र सरकारें थीं और देशी शासन चलाने के लिए बनाई गई थी। और ये कांग्रेस की बातें मानती थीं और मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का सहयोग करती थी। तो हजारीबाग जो है सही हो जाएगा, यहाँ पर नहीं बनी थी। आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा और तामलुक में स्वतंत्र समांतर सरकारें बनी थी। हजारीबाग केवल जेल कांड के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से कौन जुड़े हुए हैं? जयप्रकाश नारायण। बलिया में जो है चित्तू पांडे ने जो है पहली बार क्या बनाई थी? समानांतर सरकार बनाई थी। सतारा में जो है नाना पाटिल द्वारा क्या बनाई गई थी? सबसे लंबी
मतलब सबसे लंबे समय तक चलने वाली क्या बनाई गई थी, समानांतर सरकार बनाई गई थी। तामलुक बंगाल में जो है जातीय सरकार बनी थी, जिसने राहत कार्य किए थे। तलचर उड़ीसा में भी समांतर सरकार बनी हुई थी। तलचर भी ध्यान रखिएगा। तो तलचर, सतारा, बलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 20 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं ISPCS में सभी में। तो मैंने एक प्रश्न उठाया है क्योंकि बार बार वही प्रश्न आए हुए हैं। कनकलता बरुआ नामक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह जो है बात कहाँ की है, तो यह है कनकलता जो बरुआ थी ये कहाँ की थी, ये असम की थी। कहाँ की थी, असम का जो गोहपुर क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। और फिर क्या किया था, जुलूस भी जो है निकाला हुआ था। और जुलूस के बाद जो है उस जुलूस में आगे होकर के थाने में क्या हो गई थी, प्रवेश कर गई थी, गोली खाकर यहाँ पर जो है ये शहीद हो गई थी। तो गोहपुर असम की 17 वर्षीय कनकलता बरुआ ने 20 सितंबर 1942 को गोहपुर थाने पर तिरंगा फहराते हुए अपनी शहादत दी थी। उन्हें वीर बाला कहा जाता है। क्या कहते हैं, वीर बाला कहते हैं। कनकलता असम के मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं। मृत्यु वाहिनी क्या था, एक उनका संगठन था, उसकी जो क्या थी ये मेंबर्स थी। वे असम की क्रांतिकारी नायिका भी जो है कही जाती हैं, मानी जाती हैं असम की क्रांतिकारी नायिका। उनके हाथ से झंडा गिरने से पहले मुकुंद काकोती ने थाम लिया था। ठीक है, किसने थाम लिया था, मुकुंद का मतलब जैसे भी इन पर ये थाने में एंटर करती हैं और इन पर जो है गोली चला दी जाती है तो आई थिंक गिर गई होंगी। तो झंडा जो है ज़मीन पर नहीं गिरने दिया था। इस बात के महत्व को जो है यहाँ बताया गया है। तो मुकुंद काकोती ने थाम लिया था। सोनेतपुर जिला आज भी जो है उनके बलिदान के लिए जाना जाता है। तो अच्छा नाम है, सामान्य किताबों में नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना। क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें कब पता चलती हैं, जब प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देखते हैं तब हमें ऐसी चीज़ें पता चलती हैं। अगर नया फैक्ट आ गया तो बहुत कठिन हो जाता है ऐसा। लेकिन अब जो है इनसे कुछ भी पूछा जाएगा कि मृत्यु वाहिनी संगठन कहाँ पर था, तो असम में था। असम की क्रांतिकारी नायिका कैसे कहा जाता है, कनकलता बरुआ को। और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ऐसी बात ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन रूबिकॉन वह शब्द था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था। तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए ये जो है प्रयोग किया गया था। अंग्रेज़ों को अनुमान थी कि जो है उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है उनका स्वास्थ्य लगातार जो है गिरता जा रहा था। और डॉक्टर ने जो है चेक किया हुआ था तो बता रहे थे कि इसी दिन अगर जो संकल्प नहीं तोड़ा उन्होंने तो उनके ज़्यादा समय तक जो है नहीं जाने वाले, उनकी डेथ हो जाएगी। तो फिर अंग्रेज़ों ने ऐसा मतलब कुछ प्लान किया हुआ था कि अगर हम ये बातें खोल देंगे तो सीधे सबको पता चल जाएगी, तो हो मच जाएगा, मतलब विद्रोह ना हो जाए। तो इसके लिए जो है गांधी की डेथ के लिए कौन शब्द प्रयोग में लिया गया था, ऑपरेशन रूबिकॉन कहा गया था। मतलब रूबिकॉन कहेंगे डेथ के लिए, ठीक है, डेथ सीधे नहीं कहेंगे, तो रूबिकॉन शब्द का प्रयोग करेंगे, कोड वर्ड था। जेल में गांधी आमरण अनशन के लिए फरवरी 1943 में गांधी जी के 21 दिन के अनशन के लिए दौरान जो है ब्रिटिश सरकार ने उनकी संभावित मृत्यु के लिए कोड वर्ड जो है कौन सा प्रयोग किया था, रूबिकॉन ने जो है रखा था। सरकार ने गांधी जी की अंत्येष्टि की तैयारी तक कर ली थी, मतलब समझ रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन समझौते के लिए विंस्टन चर्चिल की ये हट थी। जो विंस्टन चर्चिल था वो भारत का बहुत बड़ा विरोधी था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ये उसी का तो कथन था कि जब उनके पास में ये लेख पहुंचा कि भाई गांधी जो है ऐसी ऐसी स्थिति में है तो क्या किया जाए, समझौता किया जाए क्या, तो उन्हीं का तो कथन है कि अंग्रेज मतलब हम पूरी दुनिया जीत चुके हैं तो इस बुढ़े के सामने क्यों झुक रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने जो है गांधी की अंत्येष्टि की भी तैयारी कर ली थी। गांधी जी ने अनशन सरकार के झूठे आरोपों के विरोध में किया था, ठीक है। तो गांधी जी ने अनशन क्यों किया हुआ था, सरकार के जो है झूठे आरोपों के विरोध में किया था। उन्होंने 21 दिन का उपवास सफलतापूर्वक किया था, सरकार जो है फेल हो गई थी, ठीक है। तो डॉक्टर को लगता था कि भाई डॉक्टर से मतलब चेक करवाने के बाद ही ये अंत्येष्टि इनकी तैयार की गई थी अर्थी, ठीक है। तो गांधी जी का जो है मतलब स्वास्थ्य देख करके ये बातें सभी लोग कह रहे थे। लेकिन सिद्धांत में भाई बहुत दम होती है, ताकत होती है, मानसिक स्तर की इसके पास में ताकत है ना, शरीर कुछ नहीं कर सकता, यकीन मानिएगा इस चीज़ को। और जिसके पास में जो है मानसिक पावर होती है वही इस दुनिया में सफल हो पाता है, वरना बहुत बड़े आप बॉडी बिल्डर हैं, बहुत विशाल आपका शरीर है, और यकीन मानिए जैसे MPPSC एग्ज़ाम से ही मैं बात करूं, अगर आप मन से जो है हार चुके हैं ना कि मेरे बस का नहीं है, तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और कितने भी आप विकलांग भी हैं ना, अगर आप दिमाग से ताकत बना चुके हैं कि
इतना बड़ा चीज़ नहीं है, एक ना एक दिन कर ही लूँगा, लगातार करूँगा तो ये व्यक्ति जीत जाएगा। जो कि विकलांग है बहुत बड़े बॉडी बिल्डर से जीत जाएगा। तो मन की ताकत कौन कहते हैं ना, वो छावा मूवी में सुना होगा कवि कलश का जो ये खतरनाक कविता है संभाजी महाराज के लिए कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, धिक्कार है उनके जीवन पर जो देखे ना सपना, और सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, तू भोर का पहला तारा है। ठीक है, इसी का है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ दिन का है और फिर उजाला ही उजाला है। तो चलिएगा, लास्ट प्रश्न है अपने पास में, और एक अच्छा प्रश्न लिया हुआ है लास्ट में कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इससे बड़ा आंदोलन जो है भारत में फिर कभी नहीं हुआ था, आज़ाद हो गया था। तो कथन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल सही बात है। कारण क्यों थी पराकाष्ठा? भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया खोज समय का तकाजा थी। यही बात सही है, लेकिन मुझे भाई मैं सच कहूँ तो कथन जो है इस कारण के लिए उत्तरदायी है, थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, लेकिन इसका आंसर देखेंगे क्या है। कथन और कारण दोनों सही है, तब व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, सबसे बड़ा आंदोलन था, तो ये कथन तो है आपका सही है। और ये बात भी सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन का ही क्या था, ये परिणाम था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, मतलब सत्ता हस्तांतरण के लिए मन बना लिया था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1944-45 तक चलता रहता है, और 1945 में जो है क्लाइमेट एटली की सरकार आ जाती है, विंस्टन चर्चिल हट जाता है, और अंग्रेज विश्व युद्ध भी जीत जाते हैं। और अंग्रेज़ों को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि भाई अब जो है हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब एक गांधी पैदा हो गया है, वो जान चुके हैं कमजोरी, कई गांधी ऐसे पैदा होते रहे, क्योंकि गांधी के अनुयायी ही इतने हो गए थे। तो बाकी क्रांतिकारी विचारधारा भी बहुत चल रही थी। तो सत्ता हस्तांतरण भारत छोड़ो आंदोलन का ही परिणाम था। तो इस अंदर यहाँ पर देखें दोनों जो है ये वाला माना गया है सही, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आई थिंक जो है देखेंगे इसका उत्तर डिलीट हो, दोनों सही हैं, ये बात तो 100% सही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, कथन का परिणाम कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? कथन का परिणाम जो है कारण हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, कथन जो है किसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए, मतलब कारण जो है कथन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, तब जो है सही व्याख्या होती है। और यहाँ जो है कथन कारण जो है कथन का परिणाम है। तो चलिए ठीक है, आयोग ने उत्तर माना हुआ है। IAS का प्रश्न है भाई, UPSC बॉडी है, देश की सबसे बड़ी एग्जाम बॉडी है, तो अपना दिमाग उतना नहीं है। चलिए, और इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 1942 के आंदोलन ने जो है अंग्रेजों को विश्वास दिला दिया था कि वो शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या कर दिया, उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की नीति अपना ली थी। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। किसे? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 1942 का विद्रोह भी कहा जाता है। विदेशी शक्तियाँ जैसे कि अमेरिका, चीन ने भी ब्रिटिश पर क्या बनाया था, दबाव बनाया था। अमेरिका और चीन ने जो है क्या बनाया था, ब्रिटिश पर दबाव बनाया था कि आज़ाद करो इन्हें। इसके बाद बेबेल योजना आई और कैबिनेट मिशन की पृष्ठभूमि बनी, और अंततः इसके बाद क्या हो गया, भारत आज़ाद हो गया। तो फ्रेंड्स, ये क्या था अपना, आज जो है हमने भारत का अंतिम अखिल भारतीय आंदोलन कर लिया है, बड़ा कर लिया है। अब इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, संवैधानिक विकास रह गया है, जिसमें अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन वगैरह संवैधानिक विकास के क्रम में हम संविधान सभा में ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब जो हमें एक टॉपिक रह गया है हमारे पास में, आज़ाद हिंद फौज। क्या रह गया है? आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि नेताजी की अधिकांश बातें कर चुके हैं, तो कर लेंगे इसे, जो है एक टॉपिक ये हो जाएगा अपना। और एक टॉपिक जो है बचा हुआ है अपना, कह सकते हैं ये वाला, माउंटबेटन का समय बचा हुआ है, और बेवेल प्लान बचा हुआ है, बेवेल प्लान बचा हुआ है, और सी राजगोपालाचारी फार्मूला बचा हुआ है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, और शिमला सम्मेलन। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बेबेल प्लान ही जो है शिमला में चर्चा होता है। इसके बाद सी राजगोपालाचारी जिन्ना के लिए इसलिए बनाया जाता है कि मान जा भाई जिन्ना,
और विभाजन न करवाओ। तो शिमला सम्मेलन इसी पर चर्चा करने के लिए होता है। और फिर अंततः जो है हमारे पास में भारत का विभाजन और त्रासदी। सिंपल सी बात करें तो हो भी सकता है, एक देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे। अभी कल जो है 31 है, तो कल अपनी क्लास चलेगी, तो कल हो सकता है कल भी पूरा हो जाए, परसों तो कर ही देंगे, ठीक है। संवैधानिक विकास अभी रह गया है, तो उसमें भी जो है चीज़ें देखनी है। तो परसों के दिन अपना जो है हिस्ट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात की थी कि 31 दिसंबर तक ख़त्म करना है। वैसे थोड़ी सी बड़ी क्लास कर देंगे तो कल भी ख़त्म हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। अपन को 5 तारीख का जो है 4 तारीख तक टाइम है अभी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 5 को पेपर हो गया। मुझे लगता था पहले कि 31 को होगा। लक्ष्य पर नज़र, मेहनत पर विश्वास और सफलता आपके पास, लगातार हमारे साथ। चलिए, थैंक यू। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा।